बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वीडियो में हम स्पेसिफिकली चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और जो बाइडन इस वक्त ये कह रहा है कि अमेरिका इतना बड़ा ताकतवर मुल्क है और अमेरिका ये कर देगा दुनिया के साथ, अमेरिका वो कर देगा, और ये जो अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पब्लिक पॉलिसी जो अनाउंस की है व्हाइट हाउस ने, ये सारा का सारा चक्कर क्या है और ये जो चाइना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये कैसे अमेरिका एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहा है, और चाइना की काउंटर स्ट्रेटेजी इसके हवाले से क्या है, इंडिया इसमें कहाँ पर बैठता है, ये सारी की सारी पॉलिसीज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि जब भी कोई ताकत डिक्लाइन हो रही हो, मतलब कोई इतनी बड़ी ताकत हो जैसे अमेरिका है वो डिक्लाइन हो रही हो और उसकी जगह पर कोई नई ताकत आ रही हो, तो वहां पर जंगे होना लाजिम है इन दोनों ताकत के दरमियान। इसे थ्यूसिडिडीज ट्रैप कहा जाता है, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है थ्यूसिडिडीज, उसी से ली गई है। और ये उसने क्यों लिखी थी? क्योंकि स्पार्टा और एथेंस के दरमियान जो जंगे हुई थी ये उसके हवाले से उसने लिखी थी। और वहां पर जंगे क्यों हुई थी? स्पार्टा एक मजबूत और ताकतवर रियासत, लेकिन धीरे धीरे वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई और उसके बाद एथेंस उभरना शुरू हुई। तो स्पार्टा ने एथेंस के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया और जिसके बाद एथेंस को काफी ज्यादा शिकस्त थी, लेकिन अल्टीमेटली एथेंस वापस अपने आप को रिकवर कर गए और फिर एथेंस एक बड़े लंबे अरसे तक अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर मनवाते रहे दुनिया के अंदर। मतलब उस टाइम की जो नॉन वर्ल्ड थी, मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द जो भी स्टेट थे उनके अंदर, वो ही उनकी नॉन वर्ल्ड। बाकी पर्शिया वगैरह यहाँ पर इनका कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं था। अब यहाँ पर एक चीज जो स्पार्टा की डिक्लाइन में दिखी जाती है वो ये है कि स्पार्टा एक मिलिट्री सोसाइटी थी, इसी वजह से फेल हो गई, और एथेंस एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, इसी वजह से कामयाब हो गई। अब प्रोग्रेसिव का मतलब भी वहां पर यही है कि जो उस टाइम के हिसाब से प्रोग्रेसिव और मोरालिटी एग्जिस्ट करती थी। बाकी अगर प्रोग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो सोशल स्टेटस फॉर वुमेन वो तो बिल्कुल भी नहीं था वहां पर, और बिल्कुल मतलब एक बकवास किस्म के गुलाम समझे जाते थे जो वोट भी नहीं दे सकते थे। ये स्टेटस था वुमेन का वहां पर। और अमेरिकन के फाउंडिंग फादर ने जब अमेरिका की रियासत की बुनियादें डाली तो उनकी भी कोशिश थी कि वो स्पार्टन डेमोक्रेसी को अपना, एथेनियन डेमोक्रेसी को ना अपनाए। स्पार्टन डेमोक्रेसी ये हुआ करती थी कि बादशाह होगा और बादशाह सबसे आगे खड़ा होगा जंग में, और बादशाह को एक बार चुना जाएगा और उसके बाद बादशाह ही होगा, और बादशाह सेनेट से पूछे बगैर कोई भी काम नहीं एक्सरसाइज करेगा। एथेनियन डेमोक्रेसी ये हुआ करती थी कि एक सर्टेन लिमिट के लिए हम अपना बादशाह चुनेंगे और उसके बाद उसको हटा देंगे, फिर एक सर्टेन लिमिट के लिए चुनेंगे फिर उसको हटा देंगे। तो इसी तरह से एथेनियन डेमोक्रेसी सर्वाइव करती रही। लेकिन एथेनियन में एक बात अच्छी थी कि वो मिलिट्री सोसाइटी नहीं थी और वो कॉमर्स रिलेटेड सोसाइटी थी। वो मतलब तिजारत करते थे, कारोबार करते थे कोरिंथियंस के साथ, लिडियंस के साथ। फिर उस वजह से उनको पैसे भी ज्यादा आते थे। क्यों पैसे आते थे? तो उसके बदौलत वो ज्यादा प्रॉस्परस होने लगे, और प्रॉस्परस होने की वजह से वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा सर्वाइव कर सके। स्पार्टन इसीलिए डिक्लाइन कर गए कि वो ज्यादा कारोबार के बजाय वो अपनी मिलिट्री माइट के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनके जो स्ट्रक्चर्स है करप्ट होना शुरू हो गए। स्पार्टन आर्मी के अंदर करप्शन फैल गई और उसके बाद स्पार्टन फेल हो गए। ये बुनियादी तौर के ऊपर प्रिंसिपल रहा है जो पढ़ाया जाता है पॉलिटिक्स में, कि आपकी जो मिलिट्री सोसाइटीज होती हैं वो फेल इस वजह से होती है क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें करप्शन आ जाती है। ये पाकिस्तान के लिए सीखने का बड़ा सबक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी देखें आप, मिलिट्री के अंदर क्योंकि हमारी मिलिट्री सोसाइटी बनी हुई थी तो धीरे धीरे करप्शन पेनिट्रेट करती जा रही है और पाकिस्तान एक फेल स्टेट बनता जा रहा है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए सीखने की पॉइंट है। बहरहाल आते हैं ये अमेरिकन थ्यूसिडिडीज ट्रैप जो बना हुआ है इस वक्त दुनिया में। चाइना ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त, मेरे ख्याल में उनकी इकोनॉमी $20 ट्रिलियन को टच कर चुकी है और अमेरिकन इकोनॉमी $22 ट्रिलियन के करीब है। विद इन 5 ईयर्स चाइनीज इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी को सरपास कर जाएगी। और यहाँ पर अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में बताता चलूं कि अमेरिकन इकोनॉमी किसी सॉलिड सब्सटेंशियल ग्राउंड पर नहीं खड़ी है। ये अपना इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करके अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी प्रोडक्शन में डिक्लाइन आ रहा है, इनकी सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा ऊपर जा रही है, बाकी प्रोडक्शन इनकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा लेवल का डिक्लाइन आ चुका है। और थोड़ा बहुत जो अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट किया हुआ है वो मिडिल ईस्ट के ममालिक की जो इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज्यादा मिडिल ईस्ट के ममालिक इन्वेस्टमेंट करते हैं अमेरिका के अंदर। और ये $1 ट्रिलियन तो डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है मिडिल ईस्ट की अमेरिकन इकोनॉमी में। अगर ये निकाल दी जाए तो फिर अमेरिकन इकोनॉमी कहां पर खड़ी होती है? और भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो मेन पावर यहां से जाता है, और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो यहां से वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉलीवुड वाले ही देख लो, जो भी सुपरस्टार बनता है वो डायरेक्ट जाके अप्लाई करता है अमेरिकन नेशनलिटी के लिए। यूं समझ ले दुनिया की जो टॉप रिच एलीट है ना पूरी दुनिया की, वो जाकर यूएस नेशनलिटी के लिए अप्लाई करती है, और अप्लाई करने की वजह से वहां पर पैसे भी जमा करवाते हैं, $1 मिलियन, $20 मिलियन, $30 मिलियन। उसकी वजह से वहां पर भी एक ठीक ठाक पैसे हो जाते हैं अमेरिकन इकोनॉमी में। इसी वजह से वहां की इकोनॉमी
इकोनॉमी में ठीक ठाक पैसे हो जाते हैं। अब चाइना और अमेरिकन इकोनॉमी में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर से पैसे कमाना शुरू करते हैं, अमेरिकन सर्विसेज पर ज्यादा रिलाई करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेस जो अमेरिकन इकोनॉमी का है वो श्रिंक होता जा रहा है और चाइनीज का मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ता जा रहा है। आपने अभी अभी एक न्यूज सुनी होगी कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक क्रैकडाउन लॉन्च किया था गेमिंग कंपनीज के ऊपर, ऑनलाइन वीडियो गेमिंग कंपनीज, ऑनलाइन कंपनीज जितनी भी थी उनके ऊपर, जिसमें अलीबाबा का वो भी रगड़ा लग गया। वो वजह ये थी उनके ऊपर क्रैकडाउन डालने की, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो ये चाहती थी कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर रहे बजाय के सर्विसेज सेक्टर में आए और इस तरह के आईटी सेक्टर में से कुछ हासिल करने की कोशिश करे। इसी वजह से वो डिटर करना चाहते थे अपनी पॉपुलेशन को इस तरह के सेक्टर से और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा रखना चाहते थे। यहाँ पर अमेरिका में ये हुआ है कि ज्यादातर उनकी जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, वो मैन्युफैक्चरिंग से उठकर आईटी सेक्टर में आ चुकी है। इसकी वजह से इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सुकड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मसले आने वाले दिनों में, यहाँ तक कि अमेरिकन को बहुत ज्यादा लेबर प्रॉब्लम होने वाली है और अमेरिका को लेबर्स की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होगी। इसीलिए अमेरिकन इधर उधर स्ट्रगल करें और अमेरिकन लेबर मंगवा नहीं सकते पूरी दुनिया से। वजह सिर्फ ये है क्योंकि ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करके बैठे हुए हैं। सो अमेरिका को बहुत हार्श चॉइसेस फेस करनी है इन फ्यूचर। या तो इन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी है या इन्होंने अपनी इकोनॉमी को प्रायोरिटी देनी है। अगर अमेरिका अपनी इकोनॉमी को प्रायोरिटी देगा तो नेशनल सिक्योरिटी में थोड़े बहुत थ्रेट आएंगे, वो अमेरिका को एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, वरना तो फिर अमेरिका का भी वही हाल होगा जो स्पार्टन्स का हुआ था। ये तो हो गया एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के इकोनॉमिक फील्ड में इन दोनों के कंपटीशन कैसे चल रहे हैं। और बाय द 2030 चाइना ओवरटेक कर लेगा अमेरिका को बहुत ज्यादा इकोनॉमी के हवाले से। लेकिन इनका एक और टसल चल रहा है, वो चल रहा है मिलिट्री माइट के ऊपर। इस वक्त अमेरिका तकरीबन $800 बिलियन 700 बिलियन एनुअली अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रहा है। इसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, वो बात का टॉपिक है, किसी और टाइम के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन चाइना इस वक्त खर्च कर रहा है तकरीबन $300 बिलियन के प्लस। तकरीबन इस वक्त चाइना $300 बिलियन के प्लस में ही खर्च कर रहा है अपनी मिलिट्री के ऊपर। चाइना अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाना नहीं चाहता। चाइना अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बड़ा रिस्ट्रिक्ट करके मैनेज करके रखा हुआ है और चाइना ने जितना भी अपना मिलिट्री स्ट्रक्चर डिजाइन किया है वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है। अमेरिका ने अपना पूरा का पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर ऑफेंसिव डिजाइन किया हुआ है, डिफेंसिव नहीं डिजाइन किया हुआ। इसी वजह से यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है डॉक्ट्रिन में, जिस वजह से आप देखते हैं ना कि चाइना अग्रेसिवली चैलेंज नहीं करता अमेरिका को। तो वो यही वजह है कि चाइनीज ने अपनी पूरी की पूरी डॉक्ट्रिन डिफेंसिव रखी है, ऑफेंसिव नहीं रखी है। और चाइना ने डिफेंसिव रखने की वजह भी यही जानिए कि चाइना के कोई इतने बड़े ग्लोबल एम्बिशियस प्रोजेक्ट नहीं है और ना ही कोई ग्लोबल एम्बिशियस रीच रखना चाहता है। चाइना अपने रीजन में बहुत ज्यादा ताकत बढ़ाना चाहता है और हर सुपर पावर बनने से पहले रीजनल पावर बनना जरूरी होता है। अगर आप रीजनल पावर नहीं बनते तो आप सुपर पावर नहीं बन सकते। अमेरिका भी सुपर पावर बनने से पहले अपना रीजनल पावर था, उसको अपने रीजन के ऊपर गिरफ्त मजबूत करनी थी। इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में निगोशिएट किया यूरोपियन पावर्स के साथ कि आपने लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में से अपना इन्फ्लुएंस कम करना है। स्लोली जब अमेरिका ने अपने आप को रीजन के अंदर स्टेबलाइज करना शुरू कर दिया, स्पेन से जंगे लड़के टेक्सास मैक्सिको वगैरह हासिल कर लिया, उसके बाद अमेरिका ने अपना दावा ठोका सुपर पावर बनने के लिए। सो पहले अमेरिका को रीजनल पावर बनना पड़ा। इंडिया भी चाहता है सुपर पावर बने, तो इसीलिए उसको पहले रीजनल पावर बनना पड़ेगा और रीजनल पावर बनने के लिए उसको पाकिस्तान को दबाना पड़ेगा। सो इसी तरह से ये गेम खेला जाता है। सो चाइना भी डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहता और पहले रीजनल पावर बनना चाहता है। अब चाइना के रीजनल पावर बनने में बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं। सबसे पहली मुश्किल तो उनके सामने इस तरफ है इंडिया वाली, उसके बाद उनके सामने जापान खड़ा है, फिलीपींस खड़े हैं और अमेरिका के पूरा का पूरा गुआम आइलैंड खड़ा हुआ है, जहां पर अमेरिका ने अपनी पूरी की पूरी हैवी प्रेजेंस रखी हुई है और ताइवान तो सबसे फ्रंट पे खड़ा हुआ है। सो चाइना को स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपना दावा ठोक सकते हैं कि वो एक रीजनल पावर है, उसके बाद वो जाकर सुपर पावर हो सकते हैं। सो चाइना ने कौन से ऑप्शंस एक्सरसाइज किए हैं यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए? चाइना ने अपनी इकोनॉमिक माइट एक्सरसाइज की है यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। चाइना ने मिलिट्री माइट का एक्सरसाइज नहीं किया। चाइना का बहुत बड़ा ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया और चाइना का ट्रेड इतना बड़ा है कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड से भी बहुत ज्यादा है चाइना और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड। फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को अलाइन किया अमेरिका के साथ और चाइना को पीछे धकेला, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलियन लोग थे जो मतलब डिपेंडेंट थे चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलियन जीडीपी को नुकसान हुआ सिर्फ अपने आप को चाइना से दूर करने के लिए। अब यहाँ पर देखें कि यूएस किस तरह का प्रेशर एक्सरसाइज कर रहा है इन ममालिक के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया ने अपने ऊपर जीडीपी के ऊपर नुकसान बर्दाश्त कर लिया लेकिन अमेरिका को नाखुश ना किया। इसी तरह से यूरोप के ऊपर भी यूएस का प्रेशर है, यूरोप अपने नुकसान बर्दाश्त कर रहा है लेकिन यूएसए को नाराज नहीं कर रहा। इसी तरह से मिडिल ईस्ट के ऊपर भी यूएस का इन्फ्लुएंस है, मिडिल ईस्ट अपना नुकसान करवा लेता है लेकिन यूएस को नाराज नहीं करता। सो ये है यूएस की हेजेमनी। ये हेजेमनी बेसिकली यूएस की मिलिट्री माइट की वजह से और मिलिट्री माइट से ज्यादा उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क की वजह
से यूएस अपने एलाइज के ऊपर भी बड़ी कड़ी नजर रखता है, इतनी कड़ी नजर रखता है कि उनके पर्सनल सिक्योरिटी फोन्स वगैरह सब कुछ टेप रखता है ताकि यूएस के पास बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल हो जो उसके डिसीजन मेकिंग में काम आए। बहरहाल चाइना भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। चाइना ने भी ये सोचा हुआ है कि 2030 तक किसी भी यूएस के एडवेंचर का हिस्सा नहीं बना, मतलब 2030 तक चाइना किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनने जा रहा। वो अपनी इकोनॉमी को फोकस करेंगे क्योंकि चाइना को पता है कि जिस दिन इनकी इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी को सरपास कर गई, और चाइना को ये भी पता है कि यूएस इकोनॉमी इस वक्त सॉलिड सब्सटेंशियल ग्राउंड के ऊपर नहीं खड़ी हुई बल्कि एक ओल्ड सुपर पावर की मिथ के ऊपर खड़ी हुई है। ये कभी भी फ्लक्चुएट कर सकती है और कभी भी गिर सकती है। सो इसीलिए चाइना भी अपना टाइम बाय कर रहा है कि 2030 तक यूएस की इकोनॉमी इधर उधर हो जाएगी और चाइना खुद ब खुद एक बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। और जब चाइनीज इकोनॉमी बड़ी होगी और यूएस की इकोनॉमी श्रिंक हो रही होगी, तब यूएसए स्पेंड नहीं कर सकेगा अपनी मिलिट्री के ऊपर और धीरे धीरे इसकी मिलिट्री डिक्लाइन में चली जाएगी और चाइनीज मिलिट्री ऊपर आना शुरू होगी। फिर चाइना ये सारे के सारे जो अपने रीजनल ऑब्जेक्टिव्स है वो हासिल कर सकेगा। लेकिन इसमें एक और गेम है जो यूएस ने डाली हुई है, वो है इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर यूएस हेवीली बेट कर रहा है इस वक्त। वजह यह है कि यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इन फ्यूचर इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी। उसके लिए यूएस को इंडिया को खुश करना बहुत जरूरी है ताकि अगर फ्यूचर में अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बात आए तो यूएस की मदद करने के लिए इंडिया खुलकर आए और यूएस के अंदर इंडिया के लिए सिंपैथी हो, इंडिया के लिए यूएस के पास सिंपैथी हो। तो एक दूसरे के साथ ये मिलकर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो कि चाइना को है वो खत्म कर सके। अब इंडिया के अंदर भी एक अजीब ही तरह का नैरेटिव प्रमोट किया जा रहा है कि चाइना दुश्मन है, चाइना दुश्मन है, ताकि इंडियन आवाम के अंदर चाइना के खिलाफ नफरत पैदा हो और अल्टीमेटली वो वही लाइन टो करे जो उन्हें अमेरिकन टो करवाना चाहते हैं। ये यही करते हैं। पाकिस्तान में भी इन्होंने यही किया। पाकिस्तान के वो भी मतलब है ना, धीरे धीरे वार ऑन टेरर के अंदर घसीट कर लेकर आए और सबसे पहले ये एलीट के ऊपर काबू पाते हैं, फिर एलीट के थ्रू ये मीडिया के ऊपर काबू पाते हैं, फिर मीडिया के बाद लोगों को हम नैरेटिव शेप करना शुरू कर दें और फिर ये अपने ऑब्जेक्टिव्स जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि इंडिया के भी नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स वही हैं, पाकिस्तान के भी नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव वही हैं, जिसे ये कहते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ये हकीकत में होते यूएस के नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें सेल ऐसे किए जाते हैं कि हमारे भी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे भी ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो यूएसए के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि पाकिस्तान को अपने आप को स्ट्रांगली एलाय करना है चाइना के साथ और पाकिस्तान को रीजनल पावर्स को एंगेज करना पड़ेगा। रीजन में आप इंडिया के साथ तो नहीं चल सकते, ये तो डिसाइडेड हो चुका है कि इंडिया इस वक्त आपके साथ बात करने के मूड में नहीं है और आप भी मूड में नहीं हो, क्योंकि ये मामला अब नरेंद्र मोदी की वजह से और आरएसएस की वजह से खराब है और बहुत ज्यादा खराब भी होंगे इन फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया 20 साल के लिए तकरीबन आरएसएस के अंदर में रहेगा और आरएसएस जब इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देगी तो जाकर आपके ताल्लुकात इंडिया के साथ सही होंगे। तब तक के लिए आप हाथ पर हाथ तो नहीं रख सकते ना। तब तक के लिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इंडियन ओशंस की तरफ देख रहा है, अरेबियन सी की तरफ देख रहा है और वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान नेवी तो नहीं बना सकता, लेकिन पाकिस्तान के पास सेंट्रल एशियन मुमालिक तो हैं, इनके साथ तो अपने ताल्लुकात बढ़ा सकता है। अगर सेंट्रल एशियन मुमालिक अफगानिस्तान ये पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, 10 से इंडिया को हम हरा सकते हैं। इतना फाइटिंग पावर है, इतना पोटेंशियल है सेंट्रल एशियन मुमालिक में, लेकिन हमारे पास रीजनल अप्रोच ही नहीं है। हमारी आर्मी सर से पैदल है, हमारे थिंक टैंक सर से पैदल है, पता नहीं कहां पर मुंह मारते फिर रहे हैं सारा दिन यूएस। अगर हमने कुछ हासिल करना है तो सेंट्रल एशियन मुमालिक को अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान से कनेक्ट करना पड़ेगा, ईरान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद इस सारी कनेक्टिविटी का फायदा पाकिस्तान को होगा। फिर पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा ताकतवर रीजनल प्लेयर के तौर पर उभरेगा जो इंडिया को बहुत ज्यादा थ्रेटन भी कर सकता है, अंडरमाइन भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है तो पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन मुमालिक के साथ अपने ताल्लुकात बनाने ही पड़ेंगे। चीन और अमेरिका की जंग ये 1-2 दिन में खत्म नहीं होगी, ये 20-30 साल तक चलेगी। ये जो स्ट्रेटेजिक बैटल्स होते हैं ओवर द नाइट खत्म नहीं होते। एक दूसरे के खिलाफ ये प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग करेंगे, फिर जाकर कभी ना कभी कोई ना कोई मुल्क फंसेगा, वो घुटने टेकेगा, फिर जाकर इनको सेज होगा। तो ये जो लोग सोच रहे हैं ना 10 साल या 5 साल के अंदर ये किस्सा खत्म होगा, ये ऐसे खत्म नहीं होता, ये 20-30 साल तक चलता रहता है किस्सा। थैंक यू वेरी मच।